हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे सीपीयू के बारे में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि हमने ये बताया था कि जब हम कंप्यूटर पे काम करने जाते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है? इनपुट होता है। और इनपुट के बाद से दूसरा क्या होता है? प्रोसेस। प्रोसेस के बाद से फिर जो हमारा रिजल्ट दिखाई देता है वो क्या होता है? आउटपुट। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट डिवाइस, कि हम किन किन डिवाइसों से कैसा हम इनपुट अपने कंप्यूटर में दे सकते हैं। आ रहा समझे ना? अब आज की क्लास हम लोग जानेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देते हैं तो उसके अंदर जब प्रोसेस के लिए जाता है तो वो किसके ऊपर जाता है? सीपीयू के अंदर। जो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग। अब इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे हम जाएंगे तो पहले देखिए इसमें दिखाई देगा क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताए क्या? तो कह रहा है इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि अगर जो देखा जाए ना, हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन सा होता है? सीपीयू होता है। आ रहा समझे ना? जैसे एक मनुष्य का मस्तिष्क क्या होता है? माइंड ऊपर होता है ना, यानी कि हेड एरिया में होता है। सेम उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर का जो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क होता है वो कहाँ पे होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। और आगे कह रहा है यह इकाई या घटक, एक इकाई या घटक जो प्रक्रिया डेटा के लिए उपयोगी किया जाता है और इसे सार्थक जानकारी में परिवर्तित करता है। यानी कि क्या है? एक इकाई या घटक है जो क्या करता है, जितने भी आप डेटा देंगे ना उन डेटा को एक क्या करेगा? प्रक्रिया करेगा, एक सार्थक जानकारी के रूप में क्या करेगा? परिवर्तित कर देगा। सार्थक का मतलब क्या है? जिसको आप यूज कर पाए, यानी कि जिसका कोई एक मतलब निकले, वही आपका क्या हो गए? सार्थक जानकारी, एक सार्थक इंफॉर्मेशन। और आगे कह रहा है डाटा, कंप्यूटर के सभी डाटा प्रोसेसिंग संचालन को नियंत्रित कर। यानी कि आपके कंप्यूटर में जितना भी प्रोसेसिंग होगा ना उन सबको क्या करेगा? ये नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। यानी कि हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम काम कोई और करता है और कोई और काम करने लग जाता है। ऐसा नहीं होता है ना। जो हम काम करते हैं वही कंप्यूटर हमारा काम करता है, उससे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता। जैसे हम ये कहें कि आपको क्या करना है? अपने सिस्टम में वॉलपेपर लगाना है। आप मिनिमाइज करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाएंगे और यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर लेंगे। तो निर्देश तो आपने यही दिया ना कि आपको अपने कंप्यूटर में क्या करना है? वॉलपेपर चेंज करना है। क्या वॉलपेपर चेंज होने वजह कोई और काम किया है? दूसरा कोई काम नहीं किया है ना। तो ये आपके कंप्यूटर को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करने का? कंट्रोल करने का। जैसे एक और उदाहरण समझ लीजिए कि अगर जो हम अपने एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करते हैं, कोई डाटा भेजते हैं, तो क्या जितना हम मार्क लगाए रहते हैं उतना ही जाता है ना, कि उससे अधिक चला जाता है? जैसे आप लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे ना कि अगर जो एक फोन से किसी दूसरे फोन में कोई डेटा भेजना है, कोई मूवी या कोई ऑडियो भेजना है, आप पहले उसको क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से किसी न किसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप उसको क्या करते हैं? शेयर कर। तो क्या शेयर करने वाले कुछ ज्यादा डेटा शेयर होता है? कितना शेयर होता है? जितना हम सेलेक्ट किया रहता है उतना ही शेयर होता है, उससे ज्यादा शेयर नहीं होता। क्योंकि हमारा कंप्यूटर उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है कि जितना इनपुट मिला है उतना ही आपको आउटपुट देना, उससे ज्यादा आउटपुट नहीं देना। और उसके आगे क्या रहे यहाँ पे? क्या? माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। जो हम सीपीयू पढ़ रहे हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका क्या क्या नाम हो सकता है? तो अगर माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे तो भी हम समझेंगे किसका बात किया जा रहा है? सीपीयू का। और सीपीयू कहेंगे तो फिर उसी का बात ही है। और जब प्रोसेसर कहेंगे तो भी किसका बात है? सीपीयू। और सेंट्रल प्रोसेसर कहेंगे तो भी सीपीयू। यानी कि इतने सीपीयू को इतने नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हमारा आता है पार्ट्स ऑफ, कि जो अभी आप सीपीयू पढ़ रहे हैं ना उसके कितने भागों में बांटा गया है? उसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपके कंप्यूटर में पहले क्या हो रहा है? इनपुट मिल रहा है। पहले क्या मिल रहा है? इनपुट मिलने बाद वो कहाँ चला गया? प्रोसेस के लिए। तो प्रोसेस करने के लिए उसको इतने इंटरफेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। दिख रहा है ना? जब इतना प्रोसेस कर ले जाएगा तब आपका क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। इनपुट तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग समझते हैं प्रोसेसर में आ रहा है पहला क्या? एएलयू। क्या पहला आता है? एएलयू।
दूसरा क्या आता है सीयू, और तीसरा क्या आता है एमयू यानी कि मेमोरी। यानी कि ये पूछा जाए सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, हम ये कह सकते हैं कितने भागों में, 3 भागों में। पहला हमारा एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा एमयू। आ रहा समझे ना। ये मेमोरी यूनिट का शॉर्ट नेम होता है एमयू। क्या होता है एमयू। यानी कि एएलयू का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होगा कंट्रोल यूनिट, और एमयू का काम होगा फुल फॉर्म होगा मेमोरी। अब इन सबका अलग अलग वर्क है। एएलयू का अलग वर्क है, सीयू का अलग वर्क है, और मेमोरी का अलग वर्क है। ये क्लियर सबको ना। अब समझिए यहाँ पे किसका क्या वर्क है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे तो आपका क्या आ रहा है, पहले नंबर पे एएलयू। एएलयू क्या है, कैलकुलेट करेगा। कि अगर जो आपके कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशन करना होगा ना, तो वहां पे कौन प्रोसेसर काम करेगा, एएलयू। और कहीं डेटा को कंट्रोल करना हो तो कौन काम करेगा, सीयू। और कहीं डेटा को स्टोर करना हो तो मेमोरी। अब इस मेमोरी यूनिट के भी 3 पार्ट आ जाते हैं। कौन कौन, रोम, रोम के पास क्या हो जाएगा रैम, और रैम के पास हो जाएगा कैश। यानी कि हमने ये बताया कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग। कौन कौन, एएलयू, सीयू और एमयू। अब सबसे पहले हम लोग इन सभी के पार्ट के बारे में जान लें। अगर हम आते हैं यहाँ पर ना, तो सबसे पहला हमारा आता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। पहला क्या आता है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या है ये देख लीजिए। तो कह रहा है ये डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है, जिन्हें कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कि यदि ये जो आपका कंट्रोल यूनिट है ये कब काम करेगा, तो जब हम क्या करेंगे, एक कंप्यूटर है और किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई डेटा को क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे कि एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी डाटा होगा, जो भी यूनिट होगा, और हम उसको इस कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस समय उसको क्या करेगा कंट्रोल करने का काम करेगा। जैसे आपको पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मात्र 10 फाइल को भेजना है। कितने फाइल को भेजना है, 10 फाइल को। और उस फोल्डर के अंतर्गत आपके बहुत सारे फाइल रखे गए, लेकिन भेजना किसको है 10 को। हम 10 को क्या करेंगे मार्क करेंगे ना, तो मार्क करके हम दूसरे कंप्यूटर में भेजेंगे, चाहे जिस भी माध्यम से भेजें, इंटरनेट के माध्यम से या किसी केबल के माध्यम से या फिर वाईफाई के माध्यम से। आ रहा समझे ना। लेकिन क्या वो सारा डाटा लेकर के जाएगा, वही इस कंप्यूटर फर्स्ट वाले कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या करेगा कंट्रोल करेगा कि हमको कमांड कितना मिला है 10 का मिला है, तो 10 ही भेजने से कोई ज्यादा डेटा नहीं भेज। ये सारा कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। और आगे कह रहा है ये कंप्यूटर की सभी यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाए। मैनेज और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा कि अब आप अपने कंप्यूटर में अलग अलग डिवाइस लगाते हैं। क्या करते हैं अलग अलग डिवाइस लगाते हैं। तो मैनेज का मतलब क्या होगा, उनको जोड़ करके रखेगा। और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, उनको क्या करेगा स्थापित करेगा कि आपके कंप्यूटर में ये डिवाइस लगाएगा। अरे समझे ना। अगर जो हमारे सिस्टम के अंदर कंट्रोल यूनिट न रहे ना, तो हमको आईडियो भेजना हो 10 तो जाएगा 15। आ रहा समझे ना। हमको ऑडियो कोई प्ले किया उसको रोकना है ना, तो रुकने के बाद और प्ले होने लगेगा। ऑडियो को कम करना तो ऑडियो क्या होने लगेगा बढ़ने लगेगा, क्योंकि यही सारा हमारा क्या करता है कंट्रोल करता है। और हमारे कंप्यूटर में ये भी बताता है कि आप कौन कौन सा डिवाइस लगाए हैं, कौन कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, कौन कौन सा डिवाइस प्रॉपर काम कर रहा है, ये कौन आपका करता है कंट्रोल। क्योंकि यहाँ बता रहा है कि ये कंप्यूटर के सभी यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाता है। कि आपके कंप्यूटर में कितने यूनिट कितने डिवाइस लगाए गए हैं, उन सबको मैनेज करके रखिएगा, कहीं उसको छूटने नहीं दे। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है, उन्हें इंटरेक्ट करता है, और उन ऑपरेशन को कंप्यूटर तक डायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि जो भी हम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेते हैं ना, क्योंकि जो भी हमारा डाटा सेव होता है वो किसके अंदर सेव होता है मेमोरी के अंदर। किसके अंदर सेव होता है मेमोरी के अंदर। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त कर लेता है,
उन्हें पहचानता है, उन्हें समझता है, और फिर उनको क्या करता है, अलग ऑपरेशन या कार्य के लिए हमारे कंप्यूटर में डायरेक्ट क्या कर देता है, इस्तेमाल करने के लिए भेज देता है। आ रहा समझे ना कि कंप्यूटर आपने कोई डाटा सेव करके रखा, जो आप उसको ओपन करने जाएंगे तो उन सभी इंफॉर्मेशन को कैसे कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा, और फिर वो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उनको समझेगा हम कहाँ से ले रहे हैं और कहाँ मिला करके देना है, और जो समझे नहीं हमको कहाँ से लाना है कहाँ पे ला के देना है, वो लाएगा कहीं और से और दे देगा कहीं और। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए कि आपने डेस्कटॉप पे फोल्डर कोई बनाया और उसके अंदर नोटपैड का कोई फाइल क्या किया है, सेव की, नोटपैड का फाइल क्या किए, सेव किए हैं, और आप ओपन करने के लिए गए नोटपैड का फाइल तो ओपन कर देगा कहीं दूसरे वर्ड का फाइल। आ रहा समझे ना, तो मेमोरी से पहले क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है, हमको नोटपैड का फाइल कहाँ गया है, जो हमको मिलना चाहिए वो नोटपैड का फाइल ही मिलना चाहिए। उनको क्या करेगा, पहचान करेगा कि जो हमको इंस्ट्रक्शन मिला वही फाइल ओपन हुआ, कोई दूसरा फाइल ओपन हुआ। जब पहचान लेगा तब क्या करेगा, कंप्यूटर में डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए वो भेज देगा, जिसमें हम क्या कर पाते हैं, आसानी से अपने डिस्प्ले पर देख पाते हैं। और उसके क्या कह रहा है, यह इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है और डाटा ट्रांसफर के लिए और स्टोरेज से रिजल्ट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, यानी कि जोड़ करके रखता है। यानी कि सबसे पहले आपका क्या था, इनपुट, और प्रोसेस के बाद क्या आता है, आउटपुट। तो अपने कंप्यूटर में हम इनपुट डिवाइस भी लगाते हैं और आउटपुट डिवाइस भी लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इनपुट डिवाइस हम क्या कर सकें, अपने कंप्यूटर के अंदर निर्देश दे सकें हमको क्या काम करना है, आ रहा समझे ना, और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम उसका क्या देख सकें, रिजल्ट देख सकें। ये क्लियर सबको ना, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये इनपुट और आउटपुट के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, यानी कि एक साथ मिल करके काम करता है। इनपुट देगा तब वो प्रोसेस करेगा, तब वो प्रोसेस नहीं करेगा, और जब इनपुट नहीं मिलेगा तो आउटपुट नहीं देगा। और फिर आगे क्या रहा है, क्या, स्टोरेज से रिजल्ट के लिए, यानी कि जब वो स्टोरेज में सेव कर लेगा ना तभी आप रिजल्ट देख पाएंगे, था वो रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। क्लियर सबको ना। और फिर आगे क्या है यहाँ पे, ये कोई भी चीज प्रोसेस नहीं करता और न ही कोई डाटा स्टोर करता। प्रोसेस करने का काम कौन करता है, एएलयू करता है। कौन करता है, एएलयू। और डाटा स्टोर करने का काम कौन करता है, सीयू नहीं करता, एमयू करता है। डाटा स्टोर करने का काम कौन करता है, एमयू। यानी कि जो सीयू होता है ना ही किसी डाटा को प्रोसेस करता है और ना ही किसी डाटा को स्टोर करता है, सिर्फ क्या करता है, उसको स्टोर करने का काम, कंट्रोल करने का काम करता है, कि आप कैसे उसको इनपुट दे रहे हैं, कैसे उसको आउटपुट निकालना है, ये सारा कंट्रोल कौन करेगा, सीयू, यानी कि कंट्रोल। और सीयू के बाद अगला हमारा क्या आता है, एएलयू। सीयू के पास क्या आता है, पहले इसका इंस्ट्रक्शन ये देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, कि अपने कंप्यूटर के अंदर निर्देश प्राप्त कर सकते हैं, फिर निर्देश को डिकोड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी अगर जो गणना हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, प्रभावी पते को जान सकते हैं, और उसके निर्देश को क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर में भी भेज सकते हैं। ये उसका प्रोसेस साइकिल दे रहा है। देखिए सबसे पहले हमारा कहाँ पे आता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड का मतलब क्या करेगा, उसको पहचानेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा कौन, कंट्रोल यूनिट। और ये क्या करेगा हमारा एएलयू, तो एएलयू सभी डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और ये हमारा क्या करेगा, मेमोरी उसको स्टोर करेगा। यानी कि सीपीयू के 3 पार्ट हो गए और तीनों पार्ट का अलग अलग काम है। सीयू का काम क्या है, कंट्रोल करना, एएलयू का काम क्या है, डाटा को प्रोसेस करना, और एमयू का काम क्या है, स्टोर करना। उसके बाद हमारा आता है क्या, एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, कह रहा है यह एक डिजिटल सर्किट है जिसका प्रयोग अंकगणित और तार्किक संचालन करने के लिए किया जाता है। और प्लस आगे कह रहा है एएलयू को सीपीयू का कोर भी कहा जाता है। जैसे इसमें आप लोग जब कंप्यूटर खरीदने जाएंगे ना तो सबसे पहले उसका कोर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, कोर। कोर में क्या चेक करते हैं कि जो आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं वो कौन सा कोर है, i3 है कि i5 है कि i7 है कि i9 है कि डुअल कोर है कि ओक्टा कोर। आ समझे ना, क्योंकि इसी के ऊपर आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर डिपेंड करता है। जितना ही ज्यादा इसका कोर रहेगा उतना ही ज्यादा ये डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उतना ही फास्ट काम करेगा।
जैसे सबसे पहले क्या था, कंप्यूटर में आता था डुअल कोर। पहले क्या आता था, डुअल कोर का मतलब ये प्रोसेसर है ना, इसको कितने भागों में बांटा गया, दो भागों। ये क्या होता था, डुअल। डुअल कोर के पास आया क्या, ओक्टा कोर। क्या आया, ओक्टा कोर। ओक्टा कोर को डिवाइड कर दिया कितने भागों में, चार भाग। ओक्टा कोर के बाद से आया इसमें आपका क्या, i3। ओक्टा कोर के पास क्या आया, i3, और i3 के पास आया i5, और i5 के पास आया i7, और i7 के पास जो लेटेस्ट आया हुआ है ये आपका क्या है, i। ये प्रोसेसर है, यानी कि आप अगर जो डुअल को लेंगे आपका प्रोसेसर स्लो काम करेगा, आप हैवी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। अगर जो आप ओक्टा को लेंगे तो उससे कुछ हैवी एप्लीकेशन को आप यूज कर पाएंगे, i3 लेंगे तो उससे ज्यादा एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे, i5 लेंगे तो उससे ज्यादा, i7 लेंगे तो उससे ज्यादा, और i9 लेंगे तो उससे ज्यादा। यानी कि जितना आप ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका डेटा क्या होगा, प्रोसेस स्पीड बढ़ता जाएगा। जैसे जिसका प्रोसेसर स्पीड कम होगा ना, वो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, स्लो काम करेगा। क्या होगा, वो स्लो काम करेगा, और जितना ही वो बढ़ता जाएगा उतना ही वो क्या करेगा, फास्ट काम करेगा। और यदि आपको अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर चेक करना है कौन सा कोर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आ जाइएगा कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपको दिखाई देगा क्या, दिस पीसी। क्या दिखाई देगा, दिस पीसी। और जब दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रॉपर्टीज। क्या दिखाई देगा, प्रॉपर्टी। यानी कि आपको करना क्या होगा, दिस पीसी पे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने में कहाँ जाएंगे, ओपन नहीं करना है, बल्कि कहाँ आना है, प्रॉपर्टीज। जब प्रॉपर्टीज में आएंगे ना तो बताएगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो कौन सा कोर है। देखिए यहाँ बता रहा है कोर TM2 कौन सा है, i3। कौन सा है, इंटेल कंपनी का है। कोर कौन सा है, i3 प्रोसेसर है, और इसका स्पीड कितना दिया है, हाँ। यही इसका सबसे ज्यादा स्पीड डिपेंड करता है, 3.30 गीगा। यानी कि और जितना अधिक रहेगा उतना फास्ट ही काम करेगा, और जितना कम रहेगा उतना ही आपका कंप्यूटर क्या होगा, स्लो काम करेगा। और ये सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस प्रोसेसर के ऊपर। यानी कि यही कोर होता है, i3 कोर या i5 कोर या i7 कोर। क्लियर है सबको ना। तो ALU को क्या कहा जाता है, CPU का कोर भी कहा जाता है। यानी कि जो डेटा प्रोसेस करेगा वो कौन करेगा, ALU करेगा। क्लियर है सबको ना। और इसके बाद हमारा आता है क्या, अब ALU को भी देखिए। ALU में बता रहे हैं यहाँ पे क्या, इसको इसके दो सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं, अब यहाँ कह रहा है इस यूनिट में दो सब सेक्शन होते हैं जिन्हें की कहते हैं। अब इन दोनों का भी अलग अलग काम। ALU को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि एक अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरा क्या हो जाएगा, लॉजिक सेक्शन। यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसमें हमारा क्या हो गया, एक अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरा लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन का काम क्या है, तो कह रहा है इस अर्थमेटिक सेक्शन का फंक्शन ये है कि सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करती है। यानी कि जितना भी आपको मैथमेटिक्स का फार्मूला यूज करना हो, कैलकुलेशन करना हो, वो आपका काम कौन करेगा, अर्थमेटिक करेगा। यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आप बताएंगे उसी का ऊपर क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, और उसी के अनुसार वो रिपीट करके यूज करेगा। और आगे आपका कह रहे हैं यहाँ पे लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन में क्या होगा, कह रहा है इस लॉजिक सेक्शन का जो मुख्य फंक्शन है वो ये है कि सभी लॉजिक ऑपरेशन जैसे कि कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग और मर्जिंग ऑफ डाटा को परफॉर्म करें। कि जैसे आप किसी दो डाटा को क्या करना हो, कंपेयर करना हो, दो डेटा क्या करना हो, कंपेयर करना हो, किसी फाइल को सेलेक्ट करना हो, किसी फाइल को मैच कराना हो, या फिर आ कह रहा है क्या, मर्ज। यानी कि दो डाटा को आपस में क्या करना हो, मर्ज करना हो। ये डाटा परफॉर्म कौन करेगा, लॉजिक सेक्शन करेगा। कौन करेगा, लॉजिक सेक्शन। यानी कि अभी हमने आपको जो बताया वो सबसे पहले हमने आपको बताया प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या था, हमारे कंप्यूटर का क्या है, मस्तिष्क है। यानी कि जो भी काम करेगा वो सारा कौन काम करेगा,
प्रोसेस यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग। अब इसके हमने आपको कितना पार्ट बताया, कौन कौन, एएलयू, सी और एम। और एम, इसके बाद हमने आपको बताया कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या है कि सभी डेटा को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। जितने भी निर्देश इसको मिलेंगे उन सभी निर्देश को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और उसके बाद से अगला हमने आपको बताया क्या, इसका इंस्ट्रक्शन किसमें मिलता है। फिर हमने इसका साइकिल बताया, और इसका हमने आपको बताया अर्थमेटिक लॉजिक। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमने क्या कहा है कि यह एक डिजिटल सर्किट है, जिसका उपयोग कब करेंगे, अंकगणित और तार्किक संचालन करने को। अब इस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कितने सेक्शन में बांटा गया है, 2 सेक्शन में। पहला क्या, अर्थमेटिक सेक्शन, और दूसरा लॉजिक। अर्थमेटिक सेक्शन का काम क्या है, कैलकुलेशन करना, और लॉजिक सेक्शन का काम क्या है, किसी डाटा को कंपेयर करना या मर्ज करना। क्लियर सबको ना, यानी किसके फंक्शन है ये सभी, अर्थमेटिक सेक्शन के, यानी कि अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। ये क्लियर सबको यहाँ तक ना। हाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के समझ के आइएगा। और ये बस याद रखिएगा, हाँ क्या चीज है, बस इसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। 2 सेक्शन में कौन कौन, ईएमयू बताएंगे अभी। ईएमयू एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, वो भी एक दिन के लिए है, क्योंकि मेमोरी यूनिट को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। आ रहे समझे ना। और प्राइमरी मेमोरी में क्या है, जैसे आप लोग रैम रोम जानते हैं ना, रैम क्या है, रोम क्या है, ये हम लोग जानेंगे अगली क्लास में मेमोरी में, कि रैम क्या है, रोम क्या है, डीडी क्या है, ये सारा हम लोग जानेंगे। आ रहा समझे ना। फिलहाल आप लोग जान दीजिए, रविवार को वैसे आप लोग की छुट्टी रहती है, सोमवार और मंगलवार छुट्टी रहेगा, बुधवार को आप लोग को आना है। और अगले हफ्ते में कभी भी आप लोग का टेस्ट हो सकता है, सिर्फ इनपुट डिवाइस का। आया समझे ना। तो सभी लोग तैयारी करके रखेंगे। अब दूसरे, अब अगले दिन, अगले हफ्ते में पूछने पे ये नहीं, अब ये नहीं कि हमेशा आप सेंट ही रहे।